हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने समझा था। ठीक है, आज हम लोग इन कुछ पैरामीटर्स हैं, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इन तीनों में क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन उसके बारे में समझेंगे और सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ होते हैं उनको बनाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगेन यहां से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। कल हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं इनमें रिलेशन। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि सपोज मेरे पास एक रेजिस्टर है, एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, और इसके अक्रॉस मैंने एक सेल लगाया हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज सपोज स्मॉल आर, एंड द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज एप्सिलॉन। यहां से कुछ करंट फ्लो होगा आई, ठीक है, एंड दिस नेगेटिव, दिस पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब यहां पर हमें देखना है कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर मुझे यहां पर ये लिखना हो कि सेल का जो ईएमएफ है, तो ये ईएमएफ आप देखोगे जब इसमें करंट फ्लो होगा तो दो जगह पर इस्तेमाल होगा। कहां कहां पर? नंबर वन, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसमें ड्रॉप होगा कुछ, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा। सेकेंड वन इज व्हाट, जो इंटरनल रेजिस्टर है, इंटरनल रेजिस्टर में भी ड्रॉप होगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टर में भी ड्रॉप होगा। तो देखते हैं हम, ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैंने ये एज्यूम किया होगा कि दैट सेल इज डिस्चार्जिंग। ठीक है, सेल इज डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मीन्स द करंट इनसाइड द सेल इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। सेल इज डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या होगा, जो ईएमएफ है, ईएमएफ इसको क्या लिखोगे आप, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल V। तो दिस V प्लस इसके अक्रॉस जो होगा इसको हम V स्मॉल r लिख देते हैं, इसको कैपिटल R लिख देते हैं। ठीक है, V कैपिटल R। क्लियर? तो अब ये जो V कैपिटल R है, V स्मॉल r है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आप जानते हो। अगर यहां से I करंट फ्लो हो रहा है तो अगर मुझे V कैपिटल R निकालना है तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स एप्सिलॉन माइनस V स्मॉल r। और अगर मैंने मान लिया कि सपोज इस कैपिटल R के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ V, तो ये हो जाएगा V एप्सिलॉन, और ये जो स्मॉल r रेजिस्टेंस है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, करंट इसमें I फ्लो होगा तो इसमें कितना ड्रॉप होगा ये हमें पता है, कितना होगा, माइनस तो यह होगा ही, और I इंटू स्मॉल r, ये जो ओम्स लॉ। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। इसको आप आगे फर्दर बढ़ा सकते हो क्या, जैसे V इक्वल्स टू I इंटू R लिख सकते हो, V इक्वल्स टू I इंटू R लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या बन जाएगा, I R इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस I R। तो यहां से आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, I R प्लस I स्मॉल r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, और यहां से देखोगे कि सर्किट में कितना करंट है वो भी पता चल जाएगा, I प्लस R और ये I एप्सिलॉन। तो I कितना आएगा यहां से, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मिल गया यहां पर। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, किसमें बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब अगर मान लो कि सेल चार्ज हो रहा हो, मतलब चार्जिंग है सेल में, चार्जिंग के केस में क्या होगा, ये जो करंट होगा जो अभी सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है,
ये अब जब चार्ज होगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, है ना, पॉजिटिव टू इनसाइड द सेल की बात कर रहा हूँ, इनसाइड द सेल कहाँ जाएगा ये करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इन दैट केस करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, सो हेंस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा V वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस आई आर, एप्सिलॉन प्लस आई आर, ये हो जाएगा रिलेशन। अब यहाँ पर अब ये तो हमने रिलेशन निकाली है, इसके बाद हमें देखना है कि भाई इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स बनते हैं, कुछ ग्राफ्स बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, उनके बारे में हमें डील करना है, ठीक है। कौन कौन से ग्राफ्स हैं उनको हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सो नाउ हम लोग बात करेंगे ग्राफ की, ठीक है। तो ये ग्राफ किसमें है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऑफ अ सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ तो है हमारा बेसिकली सेल के अंदर जो पोटेंशियल स्टोर्ड है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, है ना। सेल के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा व्हेन सर्किट इज ओपन, इन दैट केस दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज नोन एज ईएमएफ। तो अब ये ईएमएफ जो होगा, ये कितने वोल्ट की बैटरी, सपोज अगर 10 वोल्ट की एक बैटरी है, 10 वोल्ट का एक सेल है, तो उसका 10 वोल्ट एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं होगा, है ना। 10 वोल्ट जो उसमें पोटेंशियल स्टोर्ड होगा, इट विल नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नो मैटर, देन जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, अगर आप ईएमएफ वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करोगे, इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइन। तो ये इसका ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ हो गया। इसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बताओ, क्या पूछ सकता है, टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपसे बोलेगा इसका ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए, देखो हमने पढ़ा है टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है, I इंटू आर, और I का फॉर्मूला भी अभी मैंने बताया आपको, क्या, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, तो ये हो गया इंटू दिस आर। तो अगर मैं यहाँ से मैं कैपिटल आर कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर, इसमें से मैंने नीचे से कैपिटल आर, इसके डिनोमिनेटर में से क्या किया, कैपिटल आर कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेके ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो देयर इज अ फाइनल फॉर्मूला ऑफ दिस टर्मिनल पोटेंशियल एंड दैट इज एप्सिलॉन ओवर 1 प्लस आर अपॉन आर। अब मैं इसकी हेल्प से इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, इसकी हेल्प से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करूंगा। तो मैं मान लेता हूं कि सपोज आर इज 0, कैपिटल आर नॉट स्मॉल आर, कैपिटल आर इज 0, या फिर ये कह लो कि भाई कैपिटल आर हमारा, चलो 0 ले लेते हैं, कैपिटल आर जब 0 है, इन दैट केस क्या होगा, ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होता है ना, 1/0 मीन्स r/0, कैपिटल आर 0 है ना, तो ये r/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होगा, एप्सिलॉन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, हेंस आप ये कह सकते हो v इज ऑल्सो 0, ठीक है। अगर r 0 है तो v टर्मिनल पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं बोलूं कि मैंने r को r के इक्वल ले लिया, r को मैंने क्या किया, r के इक्वल ले लिया, या फिर r/2 ले लिया, चलो r/2 ले लिया, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस क्या निकालना हमें, ये टर्म, ये r को मैंने r/2 ले लिया, अब मुझे क्या करना है, v निकालना है, तो एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस r अपॉन r/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, है ना, r से r कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचा, एप्सिलॉन बाय 3, दिस बिकम्स एप्सिलॉन अपॉन 3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू को r/2 ले लेता हूँ,
मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का हाफ एज्यूम कर लेता हूँ। इन दैट केस क्या होगा, जो V होगा मेरा ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस R अपॉन R, और नहीं ये R/2 तो ले लिया मैंने, R/2 तो मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी, R ले लेता हूँ अब, ठीक है। एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो जब आप R इज इक्वल्स टू स्मॉल r ले लोगे तो क्या होगा, ये R अपॉन R एंड दिस बिकम्स 1 एंड हेंस दिस V कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ठीक है। V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो गया, एंड एप्सिलॉन बाई 2 नॉट एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि ये R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2। एंड फाइनली आप क्या करो, R की वैल्यू इन्फिनिटी ले लो, R की वैल्यू इन्फिनिटी ले लो। तो अब क्या होगा हमारा पोटेंशियल, आप देखोगे V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस R अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो 1 प्लस 0 एंड हेंस दिस B बिकम्स एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स मिल गए, इन चारों पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है। क्या होगा, जब R 0 था तो पोटेंशियल भी 0 था, जब R/2 था तो पोटेंशियल कितना था, एप्सिलॉन बाई 3, जब ये R के इक्वल हो गया तो एप्सिलॉन बाई 2। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो किस तरह का ग्राफ आएगा, जब R 0, इधर R ले लिया, इधर मैंने क्या ले लिया, टर्मिनल पोटेंशियल, मान लो यहाँ पर ये हमारा EMF मैक्सिमम पोटेंशियल है, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू EMF। तो क्या होगा, अब जब R 0 है तो V 0 है, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। जब R/2 हुआ, मान लो कहीं यहां पर R/2 है और मे बी समवेयर अराउंड हियर, ठीक है, यहां पर R/2 है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया एग्जैक्टली R, मान लो यहां पर हो गया एग्जैक्टली R, यहां पर R इज इक्वल्स टू दिस, यहां पर R इज इक्वल्स टू दिस, और देन इंफिनिटी हो गया। तो क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। R/2 पर क्या हो गया भाई, एप्सिलॉन बाई 3, R/2 पर ये एप्सिलॉन बाई 2, तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा एंड हेंस इट बिकम्स पैरेलल टू द रेजिस्टेंस एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम EMF हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी, टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई जो हमारा करंट है उसका आप ग्राफ बनाओ, किसका, करंट का ग्राफ बनाओ। अब करंट का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो करंट वर्सेस टर्मिनल पोटेंशियल पूछ सकता है। तो अभी आपने ये पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर, ठीक है, एप्सिलॉन माइनस आई इंटू आर। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू माइनस का आई, और मे बी ऐसे लिख दो माइनस का आर आई प्लस एप्सिलॉन, माइनस का आर आई प्लस एप्सिलॉन। अब ये माइनस का आर आई जो है, और ये पूरी इक्वेशन जब आप देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसी नजर आ रही है, माइनस का mx और मे बी mx प्लस सम कांस्टेंट c, और ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose intercept is at c on the y-axis, y-axis पे कितना इंटरसेप्ट है, c इंटरसेप्ट है, ठीक है। और स्लोप जो m है ये कितना है, यहां से कंपेयर करके देखोगे तो दैट इज नथिंग बट r, ठीक है। तो जब आप v वर्सेस i प्लॉट करोगे, यहां लिख देता हूं मैं किसका किसका ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, v टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट। तो देखो जरा कैसा प्लॉट आ जाएगा, ये आएगा, ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल, ये हो गया करंट, ठीक है। तो ये आप देखो क्या होगा, यहां से स्ट्रेट लाइन आएगा और इस तरह की, ठीक है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्लियर है। तो ये समझ आ गया कि भाई अब ये नीचे की तरफ क्यों आई स्ट्रेट लाइन, बिकॉज हमारा स्लोप नेगेटिव है,
स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो स्लोप जो होगा उससे हमें क्या पता चले, दिस इज द स्लोप, एक्चुअली दिस इज द स्लोप, है ना। सो दैट स्लोप विल गिव यू द इंटरनल रेजिस्टेंस, सो नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। स्लोप आपको क्या बताएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बताएगा। क्लियर। तो ये हो गया किसका करंट वर्सेस टर्मिनल पोटेंशियल का ईएमएफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक है। अब देखो, तो ये तीनों ग्राफ समझ आ गए होंगे, तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। चलिए इससे आगे अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को डील करते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से कवर अप कर लेना, केवल ग्राफ का आएगा या फिर रिलेशन पूछेगा या फिर ग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अब यहाँ पर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चंस काफी सारे देखने को मिले हैं एग्जाम में, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर रजिस्टर्स का भी होता है, बट क्योंकि रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन इस बार बोर्ड ने हटा दिया है तो हम लोग उसको डील नहीं करेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन वहां से बनते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आपको नहीं आता तो फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो एग्जाम में नहीं है, इस बार सिलेबस में हट गया, सो दैट इज वाई वी आर नॉट डीलिंग दैट टॉपिक। तो फिलहाल हम लोग बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या है कि भाई इसमें भी कुछ इसी तरह के 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होगा, सारी सेल्स आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगी और हमें फिर देखना पड़ेगा कि सारे सेल्स जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। आफ्टर दैट वी हैव अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा कि सेल सारे पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, देन हमें उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है और उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसका मिक्स कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, बट मिक्स कॉम्बिनेशन केवल आइडेंटिकल सेल्स में ही बनता है, वही आपके सिलेबस में है। जो अनआइडेंटिकल सेल्स हैं उनका मिक्स कॉम्बिनेशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन डील करते हैं। नंबर 1 हम लोग डील करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये सेल है, ये हमारे पास सेल है, ठीक है। ये 2 सेल मैंने ले लिए जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। 2 सेल मैंने ले लिए सीरीज में कनेक्टेड है, इसका ईएमएफ है सपोज ε1, इसका ईएमएफ है ε2, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस है R1। क्लियर। इसकी नेगेटिव पोलरिटी इसकी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसकी नेगेटिव पोलरिटी इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। मान लेते हैं ये टर्मिनल है मेरा कुछ ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड हियर इट इज सी पॉइंट, ठीक है। इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कि इन दोनों की जगह पर एक इक्विवेलेंट सेल आपने लगाना होगा, उससे कंपेयर करके आप क्या निकालोगे, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, मान लो हमने एक सेल लगाया जिसका ईएमएफ है कुछ ई इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये पॉइंट वही मैंने ले लिया ए और सी, ठीक है। तो जब यहां पर देखोगे आपने जो रिलेशन पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था कि जब हमारा सेल करंट दे रहा हो, जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, तो रिलेशन क्या होता है हमारा, उसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा व्हेन सेल इज गिविंग सम करंट, कितना होगा, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल्स टू E और एप्सिलॉन माइनस आई आर। इस रिलेशन से आप उसका टर्मिनल पोटेंशियल निकालते हो। तो अब यहाँ पर 2 सेल्स हैं, तो हमें इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कि इन दोनों सेल्स के अक्रॉस, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा व्हेन दीज सेल्स आर इन वर्किंग, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी 2 पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, VA माइनस BB,
कितना हो जाएगा देखो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर होगा, तो बी ए माइनस बी बी कितना हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस आई, करंट तो सेम रहेगा, दोनों सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, R1 क्लियर, एप्सिलॉन 1 माइनस आई R1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आपको निकालना है किसके, अक्रॉस कौन सा, ये वाले पॉइंट्स B और C, तो BC के अक्रॉस कितना होगा VB माइनस BC कितना आएगा एप्सिलॉन 2 माइनस आई R2, ठीक है, एप्सिलॉन 2 माइनस आई R2, ठीक है ना, ये दो हो गए हमारे कॉम्बिनेशन। अच्छा अब यहां पर अगर आप देखोगे, अब आपसे अगर बोला जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C, अक्रॉस A एंड C, यहां लिख दो B एंड C, यहां लिख दो A एंड B, तो अक्रॉस A एंड C मतलब ये A और ये C, इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो क्या लिखोगे आप कुछ ऐसे तो लिखो BA माइनस BC चाहिए मुझे। अब ये BA माइनस BC मिलेगा कहां से, जब आप इसको लिख दो, कैसे लिखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम BA माइनस BB प्लस BB माइनस BC, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको BA माइनस BC मिल जाएगा, क्योंकि ये BB कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव है, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको फाइनली BA माइनस BC मिलेगा, और इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी है एप्सिलॉन 1 माइनस आई R1 प्लस इसकी वैल्यू भी आपको पता है, ये रही यहां पर एप्सिलॉन 2 माइनस आई R2, तो फाइनली मेरे पास क्या आया BA माइनस BC इज इक्वल्स टू दिस, एंड हेंस इसको मैं क्या लिख सकता हूं एप्सिलॉन 1 और ये दोनों एक साथ ले लो, ये दोनों एक साथ ले लो, माइनस आई मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या लिख दिया R1 प्लस R2, ये आ गया मेरे पास BA माइनस BC, एंड दैट इज सपोज इक्वेशन 1 दे दी मैंने। अब यही चीज मैं डायरेक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में अप्लाई करूंगा, यही चीज मैं इक्विवेलेंट सर्किट में अप्लाई करूंगा, तो यहां से अगर मैं निकालूं क्या VA माइनस BC निकालूंगा तो क्या आएगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस करंट सेम फ्लो हो रहा होगा I, और ये R इक्विवेलेंट, ये मैंने दे दी सेकेंड इक्वेशन। हाँ तो ये क्या हो जाएगा BA माइनस BC इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 1, जब आप इनको कंपेयर करोगे तो देखो ये दोनों ही किसकी वैल्यू है BA माइनस BC की वैल्यू है, ठीक है ना, तो यहां पर राइट हैंड साइड में जब आप देखोगे तो क्या मिलेगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा R1 प्लस R2। सो फाइनली अगर मैं यहां से ये रफ कर देता हूं तो देखो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली वी आर गेटिंग एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो आया दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, एंड कंपेयरिंग दैट टर्म वी आर गेटिंग R इक्विवेलेंट R1 प्लस R equivalent is equals to R1 plus R2. So that is the equivalent EMF and equivalent resistance when cells are connected in series combination. Clear? अब देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है दो ही सेल्स कनेक्टेड हो, there should be lot of cells, maybe n number of cells connected हो, तो if there are n number of cells connected in series then क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक्सटेंशन हो जाएगा इसी तरह से, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 एंड अप टू एप्सिलॉन n, ठीक है, अप टू एप्सिलॉन n ये आ जाएगा, ठीक है, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू Rn, तो ये हमारा इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आ गया व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फाइन, अब देखो एक चीज और समझनी है यहीं पर कि अगर ये सेल्स आइडेंटिकल होती तो क्या होता, इफ सपोज दी सेल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल सेल्स का क्या मतलब होता है,
आइडेंटिकल सेल्स का मतलब होता है देयर ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बोथ आर इक्वल, है ना। जितने भी सेल्स कनेक्टेड हैं, द ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, फाइन। तो इफ सपोज सेल्स आर आइडेंटिकल, तो अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं देन व्हाट हैपेंस, जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आएगा वो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस अप टू nth टर्म तक आएगा, है ना। n सेल अगर कनेक्टेड है तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा मेरे पास, nth टर्म तक आएगा, nth सेल तक आएगा। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट फाइनली क्या मिलेगा, n एप्सिलॉन, ठीक है, n एप्सिलॉन मिलेगा। समझ आ गई बात, क्या मिलेगा, n एप्सिलॉन मिलेगा। और अगर मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मुझे मिलेगा n एप्सिलॉन इज इक्वल्स दिस एंड दिस r प्लस r अप टू n सेल्स, है ना, अप टू n सेल्स। तो कितना हो जाएगा, ये r इक्विवेलेंट मेरा हो जाएगा n r, ठीक है ना। r इक्विवेलेंट मेरा कितना हो गया, n r हो गया। ये कब हो गया, जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो and all the cells are identical, then their equivalent EMF will be n epsilon or their equivalent internal resistance will be n r, ठीक है। अब इसी में अगर आपसे ये बोला जाए कि how much current will be drawn from this combination, ठीक है, तो अगर करंट पूछा जाए तो कितना होगा, देखो, हाँ बेटा, तो ये हमने क्या किया, R इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और E इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया whenever all the cells are identical. Let us suppose we have n cells are connected in this combination and all the cells are identical, then this E equivalent will be n epsilon and R equivalent will be n r, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई मेरे पास कुछ सपोज करो कि भाई सेल्स जैसे मैंने कनेक्ट किए थे, पहले मैंने अभी कैसे कनेक्ट किए थे, मैंने इस तरह से सेल्स को कनेक्ट किया था, इस तरह से सेल्स को कनेक्ट किया था, फाइन। क्या बोला था मैंने इसमें कि नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। देखो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड था, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन था। तो व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पर जो करंट रिलीज कर रहा था हर एक सेल, वो उसकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, मतलब ईच सेल सेम डायरेक्शन में करंट रिलीज कर रहा था, फाइन। अब बट अगर सपोज करो इस तरह से कुछ सेल्स आपको इस तरह से कनेक्ट करके दे दिए जाए कि लाइक दिस। अब अगर आपसे बोला जाए कि अब बताओ ये कॉम्बिनेशन कैसा है बेटा, तो ये अब भी कैसा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही होगा, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि जो वैल्यू हमने अभी निकाली थी, इस तरह से मैं कनेक्ट कर देता हूँ पहले, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका हो गया दिस, ठीक है। इस तरह से सेल्स कनेक्टेड है हमारे R1 और R2। तो अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, है ना, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो बेटा ये अभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ जब जो इस केस में आ रहा था, क्या आ रहा था, ई एप्सिलॉन जो आ रहा था, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो आ रहा था वो आ रहा था हमारा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो क्या अभी भी इतना ही आएगा? तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये अब इतना नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर सेल्स की पोलरिटी रिवर्स कर दी गई है। तो यहाँ पर अब जो करंट फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो भी सेल, सपोज करो कि इस एप्सिलॉन 1 का ईएमएफ ज्यादा है, सेल 1 का ईएमएफ ज्यादा है सेल 2 से, मींस एप्सिलॉन 1 इज मोर देन एप्सिलॉन 2, देन जो करंट की डायरेक्शन होगी वो तो ये होगी, है ना। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी इस केस में। और अगर एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1, देन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इन दैट केस क्या होगा, जो हमारा ईएमएफ आएगा, नेट ईएमएफ इस केस में वो आएगा हमारा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, ठीक है।
ये कॉम्बिनेशन अगर है कि भाई एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से ही कनेक्टेड है ना, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से ही कनेक्टेड है, इन दैट केस एक में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो उस दूसरे वाले की जस्ट अपोजिट होगी। सो यहाँ पर जो नेट इक्विवेलेंट होगा, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। लेकिन आर इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी हमारा इतना ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फाइन, तो ये हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। तो ये आर इक्विवेलेंट की बात कर ली। और अब हम बात करते हैं कि हमने अभी आइडेंटिकल सेल्स लिए थे, है ना। अब अगर मान, अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल ऐसा दे दिया, देन मे बी कि एक दूसरा सेल आपको फिर दोबारा से इस तरह के कॉम्बिनेशन में ला के दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख लेना। तो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 हो सकता है, आगे कोई एप्सिलॉन 3 सेल हो, तो अगर इसके साथ वो डिफरेंट पोलरिटीज वाले कॉम्बिनेशन में है तो प्लस हो जाएगा, और इस सेम कॉम्बिनेशन में ही तो और माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग समझ गए होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट में लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पर कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, नाउ फाइंड आउट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है। ये सेल्स सारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर n सेल्स लगाए थे, ठीक है ना, ये n सेल्स लगाए थे, एंड इस तरह से n सेल्स हैं, और ये बाहर हमारे पास कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, उसके साथ मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, उसके साथ मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। नाउ अब बोला गया कि इसमें जो करंट फ्लो होगा इस एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में, इसमें जो करंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, और जो मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में फ्लो होगा। तो करंट की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान काम है, कैसे, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब बेटा देखो टोटल ईएमएफ कितना है हमारा, अभी मैंने निकाला कि अगर n सेल्स आइडेंटिकल सेल्स हो और सारे सीरीज में कनेक्टेड हो तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, n एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा n एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ पर ये R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा nr, बट क्योंकि यहाँ पर एक R एक्सटर्नल भी है तो फाइनली ये हो जाएगा R प्लस nr। ये तो हो गया मेरे पास करंट, कि ये जो कॉम्बिनेशन ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, that combination will draw on this much of current Ne over R plus nr। अब ये करंट मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट अगर आपने देखनी है तो देखो जरा क्या होगी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट अगर आप देखोगे तो ये कुछ आपको ऐसे मिलेगा कि भाई देखो यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि मेरा जो nr है, फर्स्ट केस ये है कि nr इज ग्रेटर देन r, मींस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल से काफी ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से काफी ज्यादा है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल के कंपैरिजन में इंटरनल को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस इंटरनल को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, एक्सटर्नल को नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज ये ग्रेटर देन है, सो ये तो ग्रेटर देन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। और इसको जब आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा करंट में, I इज इक्वल्स टू n एप्सिलॉन अपॉन R प्लस जीरो, nr प्लस जीरो, दिस nr प्लस जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल से कम है, क्लियर, या ये कह लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और क्वाइट मोर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी नेग्लेक्टेड एंड हेंस व्हाट हैपेंस, यहाँ पर ये R जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको जो I मिलेगा वो क्या मिलेगा, n एप्सिलॉन ओवर nr, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन ओवर R, ठीक है। दूसरा केस ये बन सकता है कि nr इज फार लेस देन कैपिटल R, इन दैट केस क्या होगा कि मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज क्वाइट मोर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ये इंटरनल से ज्यादा है देन कौन नेग्लेक्ट होगा, दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड,
ठीक है। और ये टर्म अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो आई देखो क्या आएगा, एन ई अपॉन एन, आर नेग्लेक्ट हो गया, यहां बचेगा आर, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखो ये क्या है, एन टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ओवर आर। सो ये कंडीशन मेरी वो है जहां पर मुझे क्या मिला, मैक्सिमम, इसका एन टाइम्स मिला मुझे, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, जो मैक्सिमम करंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये इस कंडीशन में मुझे मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा था। यहां से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के फंस जाएंगे, इससे अलग क्वेश्चन कोई नहीं आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे और कुछ आइडेंटिकल सेल्स के मिक्स कॉम्बिनेशन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।